वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए BPAG 171 सब्जेक्ट कोड लेके आई हूँ और जिसका टाइटल है आपदा प्रबंधन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें पिक किए गए हैं और ये जो है इग्नू दिसंबर एंड जून एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा जो है संवेदनशीलता के कारण, संवेदनशीलता के विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि संवेदनशीलता के विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। तो संवेदनशीलता सेंसिटिविटी एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है जो व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं, परिस्थितियों और ज़रूरतों को समझने में सक्षम बनाता है। तो सेंसिटिविटी क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण ह्यूमन नेचर है जो व्यक्ति को एक दूसरे का जो फीलिंग्स है, सिचुएशंस है, उसको समझने में सक्षम बनाता है। इसके विभिन्न कारक निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है इसका भावनात्मक कारक। यह व्यक्ति की अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता से जुड़ा होता है। तो भावनात्मक कारक जो वो किससे जुड़ा होता है? व्यक्ति की अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता से जुड़ा है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होता है वह दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझ पाता है। तो जो व्यक्ति अपने फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ सकता है वो क्या कर सकता है? दूसरों के भी जो भावनाएं है उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। उसके बाद है हमारा अगला जो है सामाजिक कारक। परिवार, मित्र और समाज का वातावरण व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। एक सहायक और सकारात्मक वातावरण संवेदनशीलता को बढ़ाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक कारक। तो विभिन्न संस्कृतियों में मान्यताएं और परंपराएं अलग अलग होती है जो यह निर्धारित करती है कि लोग दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील व्यवहार करते हैं। उसके बाद है हमारा चौथा शैक्षिक कारण। शिक्षा व्यक्ति को नैतिक मूल्यों, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाती है जिससे उसकी संवेदनशीलता विकसित होती है। तो शिक्षा जो है एक व्यक्ति को क्या सिखाता है? नैतिक मूल्य, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाती है जिससे उसकी क्या होती है? संवेदनशीलता विकसित होती है। उसके बाद है हमारा अगला जो है व्यक्तिगत अनुभव। तो जीवन के अनुभव जैसे सुख, दुख, संघर्ष और सफलता व्यक्ति को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। तो अंततः संवेदनशीलता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाता है और समाज में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। तो संवेदनशीलता कैसा गुण है? तो ये एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को बेहतर बनाता है और समाज में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचे का वर्णन कीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि आपदा प्रबंधन के अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचे का वर्णन कीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारत में आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया था। तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम कब स्थापित किया गया था? 2005 में, जब भारत में जो है बहुत ही ज़्यादा आपदा आ रहा था और उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा था। तो इसका उद्देश्य आपदा की रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास को व्यवस्थित बनाना था। तो इसका जो उद्देश्य है आपदा प्रबंधन अधिनियम का, तो इसका उद्देश्य आपदा की रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास को व्यवस्थित बनाना था। तो सबसे शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? सबसे ऊपर के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, और जिसका जो अध्यक्ष है कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री है। यह नीतियाँ बनाता है और पूरे देश में आपदा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। तो ये क्या करता है? नया कानून बनाता है, नीति बनाता है और पूरे देश में आपदा प्रबंधन के लिए जो दिशा निर्देश हैं उसको जारी करता है।
उसके बाद है जो सेकेंड स्टेज पर आता है राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम SDMA, तो जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। मतलब यह एक राज्य लेवल का है। यह राज्य स्तर पर योजनाएं बनाता है और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। उसके बाद है हमारा तीसरे स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA होता है, जिसका नेतृत्व DM करते हैं। तो इसका नेतृत्व कौन करते हैं? जो हमारे जिला अधिकारी होते हैं DM, वही करते हैं। यह स्थानीय स्तर पर आपदा से निपटने की योजनाओं को लागू करता है और राहत कार्यों का संचालन करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NDMA के निर्देशों को लागू करने में सहायता करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF विशेष रूप से प्रशिक्षित बल है जो आपदा के समय बचाव और राहत का कार्य करती है। तो आपदा के समय बचाव और राहत का कार्य कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF। अंततः यह बहुस्तरीय ढांचा केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करके आपदाओं के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा और प्लीज़ सब नोट करते जाए। अगर किसी को भी यह PDF परचेज़ करना हो तो वो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे WhatsApp कॉन्टैक्ट से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारे आगे तक बने रहे वीडियो के साथ, हम इससे भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है? जलवायु विज्ञान संबंधी जो आपदा है उस पर हमें एक टिप्पणी लिखना है। तो जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाएं वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन और मौसम की असामान्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। तो ये कैसी आपदाएं हैं? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन और जो मौसम की असामान्य परिस्थिति है उसके कारण उत्पन्न होता है। आज के समय में ये आपदाएं तेज़ी से बढ़ रही है और मानव जीवन, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। इन आपदाओं में बाढ़, सूखा, चक्रवात, हीट वेव जिसे हम लू भी कहते हैं और शीतलहर प्रमुख है। तो ये जो आपदा है इसमें प्रमुख क्या क्या हैं? बाढ़, सूखा, चक्रवात, लू इत्यादि जो है वो प्रमुख हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और समुद्र स्तर में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसके कारण कैसी कैसी जो समस्याएं उत्पन्न होती है? तापमान में वृद्धि होती है और फिर वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ जाता है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिनसे इन आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ रही है। उदाहरण के लिए अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ज़्यादा पानी होता है, बारिश होता है ज़्यादा, तो उससे बाढ़ आ जाता है और जब एक लंबे टाइम तक बारिश नहीं होता है तो सूखा पड़ने लगता है। उसके बाद इन आपदाओं का प्रभाव कृषि, जल संसाधनों और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है, पेयजल की कमी हो जाती है और कई बीमारियां फैलने लगती है। इससे निपटने के लिए जागरूकता, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रभावी आपदा प्रबंधन नीतियां आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर हम इन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो अतः जो है जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाएं एक गंभीर वैश्विक चुनौती है जिनसे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। इसे हम अकेले नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, आपदाओं की अनुक्रिया प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपदाओं की अनुक्रिया प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। आपदाओं की अनुक्रिया प्रक्रिया वह चरण है जिसमें आपदा घटित होने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई की जाती है ताकि जन धन की हानि को कम किया जा सके। यह प्रक्रिया आपदा प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यह कैसी प्रक्रिया है?
ये वह प्रक्रिया जिसमें आपदा घटित होने के तुरंत बाद ही त्वरित कार्यवाही की जाती है, जिससे जो हमारा जन धन की हानि है उसको कम किया जा सके। और ये जो प्रक्रिया है ये आपदा प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सबसे पहले चेतावनी और सूचना प्रसारण किया जाता है। संबंधित एजेंसियां लोगों को समय रहते सचेत करती है, जिससे वे सुरक्षित स्थानों पर जा सके। इसके बाद खोज एवं बचाव कार्य शुरू होता है, जिसमें फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है। तो इसका जो सबसे पहले वो क्या किया जाता है, सबसे पहले चेतावनी और सूचना दिया जाता है, और जो एजेंसियां होती हैं वो लोगों को सचेत करती है और जिससे वे सुरक्षित स्थान पर पहले जाके पहुंच जाए। इसके बाद जो है सर्च और रेस्क्यू का काम शुरू होता है, जिसमें जो फंसे हुए लोग होते हैं, जो माल जाल होते हैं, उसको सुरक्षित निकाला जाता है। फिर तीसरा चरण चिकित्सा सहायता और प्राथमिक उपचार का होता है, जहां घायल लोगों का इलाज किया जाता है और अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही राहत वितरण किया जाता है, जिसमें भोजन, पानी, कपड़े और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुक्रिया प्रक्रिया में समन्वय और संचार भी महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न एजेंसियां जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और राहत बल मिलकर काम करते हैं। आधुनिक तकनीक जैसे मोबाइल संचार और सैटेलाइट सिस्टम भी इनमें सहायक होते हैं। अंत में स्थिति सामान्य होने तक निरंतर निगरानी और सहायता प्रदान की जाती है। प्रभावी अनुक्रिया प्रक्रिया आपदा के प्रभाव को कम करने और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्षति आकलन के ढांचे का वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि क्षति आकलन का जो ढांचा है उसका हमें वर्णन कर रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो क्षति आकलन का ढांचा आपदा के बाद हुए नुकसान का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की योजना बनाई जा सके। तो ये कैसी प्रक्रिया है, इससे क्या होता है, कैसा ढांचा ये, इसमें जो है जो इससे नुकसान होता है उस पर एक प्रतिक्रिया लिया जाता है, उस पर काम किया जाता है, सभी लोगों को राहत पहुंचाया जाता है, लोगों के जो अस्थायी रहने का जगह है उसका जो व्यवस्था किया जाता है। फिर जो चीज़ें नष्ट हो गई है उन्हें फिर से बनाने का जो है वो कार्य किया जाता है। यह ढांचा विभिन्न चरणों और स्तरों पर आधारित होता है, जिसमें से सबसे पहला चरण होता है प्रारंभिक आकलन, तो जिसमें तुरंत नुकसान का अनुमान लगाया जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि किस क्षेत्र में कितनी सहायता की आवश्यकता है। तो इसका जो है ये तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही कोई आपदा आई उसके तुरंत बाद कितना नुकसान हुआ है उसका अनुमान लगाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है ये समझना होता है कि किस क्षेत्र में कितना सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद जो है विस्तृत आकलन किया जाता है। तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, विस्तृत आकलन किया जाता है, जिसमें संपत्ति, अवसंरचना, कृषि, मानव और पर्यावरण को हुए नुकसान का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इस ढांचे में क्षेत्रीय वर्गीकरण भी शामिल होता है, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान को अलग अलग देखा जाता है। साथ ही क्षेत्रवार विश्लेषण जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बिजली आदि का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। डेटा संग्रह और विश्लेषण एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सर्वेक्षण, उपग्रह चित्र और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। फिर अंत में रिपोर्ट तैयार करना और योजना बनाना शामिल होता है, जिसके आधार पर सरकार और अन्य संस्थाएं पुनर्वास और पुनर्निर्माण की रणनीति तैयार करती है। तो क्षति आकलन का ढांचा आपदा के प्रभाव को समझने और प्रभावी समाधान लागू करने में सहायक होता है। तो ये क्षति आकलन का ढांचा है वो क्या करता है, आपदा के प्रभाव को समझने और प्रभावी समाधान लागू करने में सहायक होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, और प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हम आगे और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है जलवायु परिवर्तन की ओर
संवेदनशीलता पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जलवायु परिवर्तन की ओर जो है, जो सेंसिटिविटी है हमारा, उस पर एक हमें टिप्पणी लिखना है। तो जलवायु परिवर्तन की ओर संवेदनशीलता से आशय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका आशय ऐसे स्थिति से है जिसमें व्यक्ति, समुदाय या जो क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अधिक प्रभावित होते हैं। यह संवेदनशीलता कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। तो ये जो संवेदनशीलता है, यह बहुत से ही सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें से सबसे पहला है भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो तटीय क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और सूखा प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उसके बाद दूसरा, आर्थिक स्थिति, गरीब और कमज़ोर वर्गों के पास संसाधनों की कमी होती है, जिससे वे आपदाओं का सामना करने और उनसे उभरने में कठिनाई महसूस करते हैं। तीसरा होता है सामाजिक कारक, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता का स्तर भी संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। कम शिक्षित और जागरूकता की कमी वाले लोग अधिक जोखिम में रहते हैं। उसके बाद चौथा है हमारा पर्यावरणीय कारक, वनों की कटाई, जल स्रोतों का क्षरण और प्रदूषण जैसी समस्याएं संवेदनशीलता को बढ़ाती है। इसके अलावा अनुकूलन क्षमता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जिन समुदायों के पास बेहतर तकनीक, संसाधन और योजनाएं होती हैं, वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। तो जिन समुदायों के पास बेहतर तकनीक, संसाधन और योजनाएं हैं, वो जो है जलवायु परिवर्तन के जो जितने भी प्रभाव होते हैं उससे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। अतः जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता को कम करने के लिए सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है आपदाओं और विकास के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। क्या पूछ रहा है? आपदाओं और विकास के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। तो आपदा और विकास के बीच क्या संबंध है? तो आपदा और विकास के बीच घनिष्ठ और द्विपक्षीय संबंध है। एक और विकास की प्रक्रिया आपदाओं के प्रभाव को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर आपदाएं विकास को बाधित करती है। तो ये जो बोल रहा है कि एक और जो है विकास की प्रक्रिया आपदाओं को प्रभावित करती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम जितना विकास करेंगे, हम आपदाओं के प्रति जितना भी अपने जो टेक्नोलॉजी है और जो भी हमारा व्यवस्था है उसके लिए उसका विकास करेंगे, तो हम आपदाओं से बहुत ही हद तक राहत पा सकते हैं। और वहीं जो दूसरा ओर है वो कह रहा है आपदाएं जो है विकास को बाधित करती है। जो इसका मतलब होता है कि जब जो आपदा आता है वो हमारे विकास को नष्ट कर सकता है। जैसे कि कभी बाढ़ वगैरह आ जाता है तो हमारे घर नष्ट हो जाते हैं, तो इससे हम अपने विकास को छोड़कर जो अपने क्षति हुए हैं उसे पूरा करने में लग जाते हैं। इसलिए इसे जो कहा गया है आपदा और विकास के बीच जो है घनिष्ठ और क्या है दो तरफा संबंध है, जिसमें से पहला है विकास का आपदाओं पर प्रभाव। यदि विकास योजनाएं बिना पर्यावरणीय संतुलन के बनाई जाती है, जैसे अंधाधुंध शहरीकरण, वनों की कटाई और नदियों के किनारे निर्माण, तो इससे आपदाओं का जोखिम बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए गलत तरीके से बनाए गए बांध या अवैज्ञानिक खनन बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरा जो है वो है आपदाओं का विकास पर प्रभाव। तो प्राकृतिक आपदाएं अवसंरचना, कृषि, उद्योग और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारा जो आर्थिक विकास है वो बहुत धीमा हो जाता है। स्कूल, सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है, जिससे सामाजिक विकास भी बाधित होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यदि विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल किया जाए तो आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण, उचित भूमि उपयोग और मजबूत अवसंरचना इस दिशा में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला है हमारा
लचीलापन। विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि समाज को इतना सक्षम बनाना भी होना चाहिए कि वह आपदाओं का सामना कर सके और जल्दी पुनः स्थापित हो सके। तो अंततः हम ये देख सकते हैं या कह सकते हैं कि आपदाओं और विकास के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि सुरक्षित, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि चक्रवात, बाढ़ और सूखे के दौरान पारंपरिक मूल ज्ञान और निपटने की कार्यनीतियों के महत्व की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चक्रवात, बाढ़ और सूखे के दौरान पारंपरिक मूल ज्ञान और निपटने की कार्यनीतियों के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में। चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पारंपरिक मूल ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज और स्थानीय निपटने की कार्यनीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव के आधार पर विकसित हुआ है। तो ये जो ज्ञान है वो कैसे विकसित हुआ है? पीढ़ी दर पीढ़ी। ट्रेडिशनल नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अनुभव के आधार पर विकसित हुआ है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। चक्रवात के समय तटीय क्षेत्रों के लोग पारंपरिक संकेतों जैसे समुद्र के जल स्तर में अचानक बदलाव, हवा की दिशा और पक्षियों के व्यवहार से पहले ही खतरे का अनुमान लगा लेते हैं। तो चक्रवात के समय लोग कैसे अनुमान लगा लेते हैं? तो जब चक्रवात आने से पहले का जो हमारा वातावरण होता है उसमें लोग देखते हैं कि समुद्र के जल स्तर में अचानक से बदलाव आ गया है, हवा की दिशा जो है बदल रही है और फिर जो पक्षियां हैं तो उनके व्यवहार से जो है पहले ही वो लोग खतरे का अनुमान लगा लेते थे, जो भी ट्रेडिशनल लोग होते हैं। इसी प्रकार वे मजबूत और नीची संरचना वाले घर बनाते हैं जो तेज हवाओं को सहन कर सके। बाढ़ के दौरान ग्रामीण समुदाय ऊंचे स्थानों पर घर बनाना, नावों का उपयोग करना और खाद्यान्न का भंडारण जैसे उपाय अपनाते हैं। पारंपरिक जल निकासी प्रणालियां भी बाढ़ के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। उसके बाद सूखे की स्थिति में वर्षा जल संचयन, तालाबों का निर्माण और सूखारोधी फसलों की खेती जैसे पारंपरिक उपाय बहुत ही प्रभावी होते हैं। ये तरीके जल संरक्षण और कृषि को बनाए रखने में मदद करते हैं। इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय करके आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे न केवल नुकसान कम होता है बल्कि समुदाय की आत्मनिर्भरता और सहनशीलता भी बढ़ती है। अंततः पारंपरिक ज्ञान और कार्यनीतियाँ आपदा प्रबंधन का एक अनिवार्य और मूल्यवान हिस्सा है। तो पारंपरिक ज्ञान और कार्यनीतियाँ जो क्या है हमारे लिए आपदा प्रबंधन का एक अनिवार्य और बहुत ही मूल्यवान हिस्सा साबित होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपदा से आप क्या समझते हैं? मानव निर्मित आपदाओं पर चर्चा कीजिए। तो आपदा डिजास्टर क्या है और जो मानव निर्मित आपदा है जो हमारे इंसानों के वजह से जो आपदाएं आती हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो डिजास्टर या आपदा से ऐसी अचानक या धीरे धीरे उत्पन्न वाली घटना से है जो मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाती है तथा सामान्य जीवन को बाधित कर देती है। तो इससे हमारा आशय क्या है? डिजास्टर से ऐसी अचानक या फिर धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली घटना से है जो मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाती है और जो हमारा नॉर्मल लाइफ है, डेली लाइफ, उसको जो है बाधित कर देता है। आपदाएं प्राकृतिक जैसे भूकंप या बाढ़ और मानव निर्मित दोनों प्रकार के ही हो सकती है। मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं हैं जो मानव की गतिविधियों, लापरवाही या तकनीकी विफलताओं के कारण उत्पन्न होती है। इनका प्रभाव अक्सर गंभीर और दीर्घकालिक होता है। जो मानव निर्मित आपदाएं हैं वो जो है मानव की जो है गतिविधियाँ, उनकी लापरवाही या फिर जो हमारी तकनीकी विफलता है उनके कारण उत्पन्न होती है और जिसका प्रभाव जो है बहुत ही गंभीर और
दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रभावित करता है हमारे जीवन को, जिसमें से पहला है औद्योगिक आपदाएं। कारखानों में गैस रिसाव, रासायनिक विस्फोट या आग लगना। उदाहरण के रूप में भोपाल गैस त्रासदी एक प्रमुख घटना है। उसके बाद है पर्यावरणीय आपदाएं। वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। इससे जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और जैव विविधता की हानि होती है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, पर्यावरणीय आपदाएं, जिससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, जिससे जो ये आपदाएं उत्पन्न होती है। उसके बाद है हमारा तीसरा, परमाणु और रासायनिक आपदाएं। परमाणु संयंत्रों में दुर्घटनाएं या जहरीले रसायनों का रिसाव जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत खतरनाक होते हैं। तो तीसरा हमारे पास क्या है, परमाणु और रासायनिक आपदाएं। तो परमाणु संयंत्रों में जो दुर्घटनाएं होती हैं या फिर जिससे जहरीले रसायन निकलते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत खतरनाक होते हैं। उसके बाद है अगला चौथा हमारा, परिवहन दुर्घटनाएं। तो रेल, सड़क, वायु और जल परिवहन में होने वाली दुर्घटनाएं भी मानव निर्मित आपदाओं में शामिल हैं। उसके बाद अगला है हमारा आतंकवाद और युद्ध। मानव द्वारा किए गए हिंसक कृत्य भी बड़े पैमाने पर जान माल की हानि करते हैं। तो अंततः हम ये देख सकते हैं या कह सकते हैं कि मानव निर्मित आपदाओं को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षित उपायों का पालन, जागरूकता और प्रभावी नीतियों का निर्माण आवश्यक है ताकि इनके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। उसके बाद है हमारा अगला जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारक आपदा संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारक आपदा संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, जिसे हमें अब विस्तार में बताना है। तो ये जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारक आपदा संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। ये जो कथन है वो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र या समुदाय की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियों से भी प्रभावित होता है। प्राकृतिक कारकों में भौगोलिक स्थिति, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का खतरा अधिक होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना रहती है और शुष्क क्षेत्रों में सूखा अधिक पड़ता है। इसी प्रकार अत्यधिक वर्षा, तापमान में वृद्धि और समुद्र स्तर में बदलाव जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आपदा की तीव्रता बढ़ाती है। दूसरी ओर मानव निर्मित कारक आपदा संवेदनशीलता को और अधिक बढ़ा देती है। अनियोजित शहरीकरण, वनों की कटाई, नदियों के किनारे अतिक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जोखिम को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए शहरों में खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण थोड़ी सी वर्षा भी बाढ़ का रूप ले लेती है। इसके अलावा गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा और जागरूकता की कमी भी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। कमजोर वर्गों के पास आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। तो अंततः यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक और मानव दोनों कारकों का संयुक्त प्रभाव आपदा संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसलिए सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और प्रभावी योजना बनाकर इस संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है। तो इस संवेदनशीलता को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण करके और प्रभावी योजना बना के। उसके बाद है हमारा अगला, भारत की प्राकृतिक आपदा रेखा चित्र का विश्लेषण कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की प्राकृतिक आपदा रेखा चित्र का विश्लेषण कीजिए। भारत का प्राकृतिक आपदा रेखा चित्र, डिजास्टर प्रोफाइल अत्यंत विविध और जटिल है, क्योंकि इसकी भौगोलिक, जलवायु और पर्यावरणीय स्थितियाँ विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए अनुकूल है। देश का लगभग 60% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं। तो जो लगभग 60% भूभाग जो है भूकंप से पीड़ित रहता है, जिसमें जो है हिमालयी क्षेत्र और जो उत्तर पूर्वी राज्य है वो बहुत ही जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं। उसके बाद
भारत का 12% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। तो बाढ़ प्रभावित टोटल कितने क्षेत्र हैं? 12%। विशेषकर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में हर वर्ष बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। तो बाढ़ की समस्या ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में। वहीं जो 68% कृषि योग्य भूमि है वो सूखे के खतरे से प्रभावित रहती है। 68% भूमि फिर किससे प्रभावित होती है? वो सूखे से ही प्रभावित होती है, खासकर जो है राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठारी क्षेत्रों में। तो सबसे ज़्यादा जो है कृषि योग्य भूमि सूखे कहाँ पे हैं? राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठारी क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का खतरा अधिक होता है, विशेष रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटों पर। तो कहाँ पे चक्रवात का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? तो ओडिशा में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटों पर। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में जो है भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं भी बहुत आम बात है। जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव, जिसे हम लू बोलते हैं, अत्यधिक वर्षा और अनियमित मौसम जैसी घटनाएं बढ़ रही है, जिससे आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों में ही वृद्धि हो रही है। भारत की जनसंख्या घनत्व, गरीबी और अनियोजित शहरीकरण भी आपदाओं के प्रभाव को बढ़ाते हैं। हालांकि सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, पूर्व चेतावनी प्रणाली और राहत मंत्र के माध्यम से जोखिम को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः भारत का आपदा प्रोफाइल बहुआयामी है, जिसके प्रभावी प्रबंधन के लिए समग्र और सतत दृष्टिकोण आवश्यक है। तो भारत का आपदा प्रोफाइल कैसा है? वो एक बहुआयामी है, जिसके प्रभावी प्रबंधन के लिए समग्र और सतत दृष्टिकोण आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, आपदाओं से निपटने में मूलभूत कार्यनीतियों पर चर्चा कीजिए। तो उसके बाद जो हमारा अगला है वो क्या कह रहा है कि आपदाओं से निपटने के लिए जो मूलभूत कार्यनीति हम लोग अपनाते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो आपदाओं से निपटने के लिए मूलभूत कार्यनीतियाँ अत्यंत आवश्यक होती है, जो नुकसान को कम करने और जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करती है। ये कार्यनीतियाँ आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों, रोकथाम, तैयारी, अनुक्रिया और पुनर्वास पर आधारित होता है, जिसमें से सबसे पहला है रोकथाम। इसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे आपदाओं की संभावना कम हो, जैसे पर्यावरण संरक्षण, वनों की सुरक्षा और सुरक्षित निर्माण कार्य। दूसरा है हमारा तैयारी। आपदा आने से पहले की जाने वाली तैयारी, जैसे जागरूकता अभियान, मॉक ड्रिल, आपातकालीन किट तैयार रखना और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना। उसके बाद आता है न्यूनीकरण, जिसका उद्देश्य आपदा के प्रभाव को कम करने का होता है, जैसे कि मजबूत भवन निर्माण, बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध और तटबंध बनाना और भूकंप रोधी संरचनाएं तैयार करना। चौथा है रिस्पॉन्स या अनुक्रिया। आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई, जैसे बचाव कार्य, चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री वितरण और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहचाना। उसके बाद है पुनर्वास और पुनर्निर्माण। आपदा के बाद प्रभावित लोगों को पुनः समान जीवन में लाना, घरों और अवसंरचना का पुनर्निर्माण करना। अंत में समन्वय और प्रबंधन, सरकार, स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच सहयोग और समन्वय अत्यंत ही आवश्यक है। इस मूलभूत कार्यनीतियों के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और समाज को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। उसके बाद है अगला हमारा जलवायु परिवर्तन के स्वरूप और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो अगला क्या है हमारा जलवायु परिवर्तन के स्वभाव और उसके जो प्रभाव है उसका विश्लेषण करना है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का स्वरूप और प्रभाव आज वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय है। इसका अर्थ है पृथ्वी के तापमान, वर्षा, हवा और अन्य जलवायु तत्वों में दीर्घकालिक परिवर्तन। तो क्लाइमेट चेंज का जो है स्वरूप क्या है? तो पृथ्वी के तापमान, वर्षा, हवा और
अन्य जलवायु तत्वों में जो है एक लॉन्ग टाइम परिवर्तन हो जाता है, जो हमारा ग्लोबल लेवल पर बहुत ही एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन का स्वरूप मुख्यतः निम्न रूपों में दिखाई देता है। इसमें से पहला है तापमान में वृद्धि, जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, कहीं अधिक वर्षा तो कहीं सूखा पड़ रहा है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, जो हिमनदों के पिघलने के कारण हो रहा है। हिमनद मतलब जो आइस होता है उसके पिघलने के कारण हो रहा है। उसके बाद अगला है हमारा चरम मौसम घटनाओं में वृद्धि, जैसे चक्रवात, हीट वेव, लू और भारी वर्षा की घटनाएं। अब हम इसके प्रभाव को देखेंगे, तो इसके प्रभाव बहुआयामी है। सबसे पहले पर्यावरण पर प्रभाव, वनों की कटाई, जैव विविधता में कमी और पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन। उसके बाद कृषि पर प्रभाव, फसल उत्पादन में कमी, अनिश्चित मौसम के कारण किसानों को नुकसान। फिर जल संसाधनों पर प्रभाव, पेयजल की कमी और जल स्रोतों का सूखना। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, फिर उसके बाद आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। तो अतः जलवायु परिवर्तन का स्वरूप जटिल और इसके प्रभाव व्यापक हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसे कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्सर्जन में कमी, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जो पर्यावरण संरक्षण, तो इसके जैसा जो हमें कदम उठाना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक आपदाएं वे विनाशकारी घटनाएं हैं जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है और मानव जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाती है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो है वो बहुत ही विनाशकारी घटनाएं हैं जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है और हमारे मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को बहुत ही गंभीर क्षति पहुंचाता है। अब इसके प्रकार भी हैं, तो चलिए इसके प्रकारों को पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला है भूकंप या अर्थक्वेक, पृथ्वी की सतह के अंदर होने वाले हलचल के कारण उत्पन्न होता है। तो भूकंप जो किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी की सतह के जो अंदर में हलचल होता है उससे उत्पन्न होता है। इससे भवनों का गिरना, जान माल की हानि और भूमिकंपन होता है। उसके बाद है बाढ़ या फ्लड, अत्यधिक वर्षा या नदियों के उफान के कारण जल का फैलाव हो जाता है और जिससे गांव और शहर डूब जाते हैं तथा फसलें नष्ट हो जाती है। उसके बाद है सूखा, लंबे समय तक वर्षा न होने से जल की कमी हो जाती है जिससे कृषि और पेयजल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है साइक्लोन या चक्रवात, समुद्र में उत्पन्न तेज हवा और भारी वर्षा वाला तूफान जो तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश करता है। और अगला है हमारा भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी और चट्टानों का खिसकना जिससे सड़कें और घर क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके बाद है ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी के अंदर से लावा गैस और राख निकलना जो आसपास के क्षेत्रों को नष्ट कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन। उसके बाद है सुनामी, पृथ्वी के समुद्र के भीतर भूकंप या विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल लहरें जो तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाती है। तो सुनामी कैसे आता है? जब भूकंप जो है समुद्र के अंदर होने लगता है या फिर भूकंप के अंदर कोई विस्फोट होता है, उसके कारण बहुत ही विशाल जो लहरें उत्पन्न होती है जो बहुत ही भारी मात्रा में तबाही मचाती है तटीय क्षेत्रों में। उसके बाद है हमारा हीट वेव और शीतलहर, अत्यधिक गर्मी या ठंड के कारण मानव स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अतः जो प्राकृतिक आपदाएं हैं विभिन्न रूपों में आती है और इनके प्रभाव को कम करने के लिए जागरूकता, तैयारी और प्रभावी आपदा प्रबंधन आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि भारत की संवेदनशीलता के रेखा चित्र की व्याख्या कीजिए। तो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि भारत की संवेदनशीलता के रेखा चित्र की व्याख्या कीजिए। तो भारत की संवेदनशीलता का रेखा चित्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदाओं के प्रति जोखिम और कमजोरियों को दर्शाता है।
तो भारत की संवेदनशीलता का रेखा चित्र क्या दर्शाता है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदाओं के प्रति जोखिम और कमजोरियों को दर्शाता है। भारत की भौगोलिक जलवायु और सामाजिक आर्थिक विविधता इसे अनेक प्रकार की आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्या करती है? बनाती है। सबसे पहले जो है भौगोलिक संवेदनशीलता, तो भारत का लगभग 60% क्षेत्र भूकंप के खतरे वाले जोनों में आते हैं। तो भारत के टोटल कितने परसेंट? 60% क्षेत्र जो है वो भूकंप के खतरे वाले जोन में आते हैं। विशेषकर जो है हिमालय और उत्तर पूर्व का क्षेत्र। लगभग 12% क्षेत्र बाढ़ प्रसव है, जिसमें से क्या है 12% जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रसव है, और बाकी का जो 68% कृषि भूमि है वो सूखे की चपेट में आ सकती है। तटीय राज्यों में चक्रवात का खतरा अधिक रहता है। उसके बाद दूसरा है जलवायु संबंधी संवेदनशीलता। अनियमित वर्षा, तापमान में वृद्धि, हीट वेव और शीतलहर जैसी चरम घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। उसके बाद है अगला हमारा तीसरा, सामाजिक आर्थिक संवेदनशीलता। भारत की बड़ी जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी लोगों की आपदाओं से निपटने की क्षमता को कमज़ोर बनाती है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अधिक जोखिम में होते हैं। चौथा है जिसमें से हमारा पर्यावरणीय संवेदनशीलता। वनों की कटाई, जल स्रोतों का क्षरण और प्रदूषण जैसी समस्याएं आपदाओं के प्रभाव को बढ़ाती है। और फिर नेक्स्ट है शहरी संवेदनशीलता। तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, अव्यवस्थित निर्माण और कमज़ोर आधारभूत संरचना शहरों को अधिक संवेदनशील बनाती है। अतः भारत की संवेदनशीलता का रेखाचित्र बहुआयामी है, जिसे कम करने के लिए सतत विकास, प्रभावी योजना और जागरूकता आवश्यक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा और सभी नोट्स कर रहे होंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ वो हमसे कांटेक्ट करें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये PDF परचेज़ कर ले। उसके बाद है अगला हमारा आपदा प्रबंधन में केंद्र एवं राज्य सरकारों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो भूमिका रही है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपदा प्रबंधन में केंद्र एवं राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक होती है। भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था बहुस्तरीय है, जिसमें दोनों स्तरों के बीच समन्वय आवश्यक है। तो पहला है हमारा केंद्र सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार नीतियाँ और दिशा निर्देशों का निर्माण करती है। तो केंद्र सरकार क्या करती है? नीति और दिशा निर्देशों का निर्माण करती है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार की जाती है और राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। आपदा के समय केंद्र सरकार राहत सामग्री, विशेषज्ञ दल और संसाधन उपलब्ध कराती है। तो केंद्र सरकार जो है आपदा के समय क्या करती है? जो राहत सामग्री होते हैं खाने पीने के या अस्थायी निवास के, उसे उपलब्ध कराती है। जो अपने विशेष दल है उसे भेजती है, संसाधन उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के माध्यम से बचाव और राहत कार्यों का संचालन किया जाता है। साथ ही पूर्व चेतावनी प्रणाली और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद है हमारा राज्य सरकार की भूमिका। तो राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA के माध्यम से स्थानीय स्तर पर तैयारी, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आपदा के दौरान राहत कार्यों का संचालन, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।
समन्वय और सहयोग। आपदा के प्रभावी प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। सूचना का आदान प्रदान, संसाधनों का साझा उपयोग और संयुक्त प्रयास आपदा के प्रभाव को कम कर सकती है। अतः केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाती है और जन धन हानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि आपदा तैयारी के प्रकारों के साथ उसके मुख्य अवयवों पर टिप्पणी लिखिए। तो आपदा तैयारी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति, समुदाय और सरकारें संभावित आपदाओं से पहले ही तैयार रहती है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। यह आपदा प्रतिबंध का एक महत्वपूर्ण चरण है। अब हम देखेंगे आपदा तैयारी के प्रकार, जिसमें से पहला होने वाला हमारा संरचनात्मक तैयारी। इसमें मजबूत भवन निर्माण, तटबंध, बांध और भूकंपरोधी संरचनाएं शामिल होती है जो आपदाओं के प्रभाव को कम करती है। दूसरा है असंरचनात्मक तैयारी, जिसमें नीतियाँ, कानून, जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल जैसी गतिविधियाँ शामिल होती है। उसके बाद है अगला हमारा आपदा तैयारी के मुख्य अवयव। पहला है जोखिम आकलन, संभावित आपदाओं और उसके प्रभाव का विश्लेषण करना। उसके बाद है पूर्व चेतावनी प्रणाली, जिसमें समय पर सूचना देकर लोगों को सतर्क करना। उसके बाद योजना निर्माण, आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना और जिम्मेदारियां तय करना। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, लोगों और अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना। संचार व्यवस्था, आपदा के समय प्रभावी सूचना आदान प्रदान करना सुनिश्चित करना। संसाधनों की उपलब्धता, आवश्यक सामग्री, उपकरण और मानव संसाधन तैयार रखना। उसके बाद है सामुदायिक सहभागिता, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। अतः आपदा तैयारी के विभिन्न प्रकार और इसके मुख्य अवयव मिलकर आपदा के प्रभाव को कम करने और त्वरित व प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, जो है पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धन प्रबंध का वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धन प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन गतिविधियों के लिए धन प्रबंधन आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना, आवास और आजीविका को पुनः स्थापित करना होता है। इसके लिए विभिन्न स्रोतों और तंत्रों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले सरकारी वित्तीय सहायता। केंद्र और राज्य सरकारें पुनर्निर्माण के लिए विशेष कोष उपलब्ध कराती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से धन प्रदान किया जाता है। उसके बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहायता, जिसमें विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करती है। उसके बाद आता है तीसरा, बीमा और जोखिम हस्तांतरण। बीमा योजनाएं नुकसान की भरपाई में सहायक होती है। फसल बीमा, संपत्ति बीमा आदि से प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत मिलती है। चौथा है हमारा निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन। तो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियां और NGOs पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय समुदाय भी श्रमदान और संसाधनों के माध्यम से पुनर्निर्माण में योगदान देते हैं। अंत में पारदर्शिता और निगरानी। धन के सही उपयोग के लिए निगरानी और जवाबदेही आवश्यक होता है, जिससे भ्रष्टाचार रोका जा सके। अतः पुनर्निर्माण के लिए बहुस्रोत धन प्रबंध आवश्यक है, जो प्रभावित क्षेत्रों के सतत और प्रभावी विकास में सहायक होती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो बोल रहा है कि पर्यावरणीय आधारभूत संरचना के विकास के मुख्य पहलुओं का वर्णन करें।
तो पर्यावरणीय आधारभूत संरचना के विकास का जो मुख्य पहलू है उनका हमें वर्णन करना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, समझना है। पर्यावरणीय आधारभूत संरचना इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सतत विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके मुख्य पहलुओं का वर्णन कुछ इस प्रकार से है, जिसमें से पहला जल संसाधन प्रबंधन। जल का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल शुद्धिकरण और उचित वितरण प्रणाली का विकास आवश्यक है, ताकि जल संकट और बाढ़ जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। उसके बाद है अगला हमारा ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन। कचरे के संग्रह, निपटान और पुनर्चक्रण की उचित व्यवस्था पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होती है और इससे जो है हमारा प्रदूषण भी कम होता है। अगला है हमारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित अवसंरचना। पार्क, हरित क्षेत्र, वृक्षारोपण और शहरी वनों का विकास पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है। उसके बाद है अगला हमारा ऊर्जा प्रबंधन। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे। उसके बाद जलवायु अनुकूलन। ऐसी संरचनाओं का निर्माण जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सके, जैसे बाढ़ रोधी और भूकंप रोधी भवन। उसके बाद है जैव विविधता संरक्षण। वनों, वन्य जीवों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। उसके बाद शहरी नियोजन और प्रबंधन। संतुलित और पर्यावरण अनुकूल शहरों का विकास, जिसमें स्वच्छ परिवहन, हरित क्षेत्र और उचित संसाधन प्रबंधन शामिल हो। अतः पर्यावरणीय आधारभूत संरचना का समग्र और योजनाबद्ध विकास न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि आपदाओं के प्रभाव को भी कम करने में बहुत सहायक होता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे की चर्चा कीजिए। तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, CBDM का संस्थागत ढांचा स्थानीय स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना और आपदाओं के समय त्वरित एवं प्रभावशाली प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। सबसे पहले स्थानीय समुदाय इस ढांचे का केंद्र होता है। तो ये इस ढांचे का केंद्र कौन होता है? स्थानीय समुदाय होता है। गांव या मोहल्ले के लोग मिलकर जोखिम की पहचान करते हैं और निपटने की योजनाएं बनाते हैं। उसके बाद जो है ग्राम पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय, ये संस्थाएं स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करती है, संसाधनों का प्रबंधन करती है और जागरूकता फैलाती है। उसके बाद है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, DDMA। यह जिला स्तर पर समुदाय आधारित योजनाओं को दिशा और समर्थन देता है तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। उसके बाद आता है हमारा राज्य और राष्ट्रीय संस्थाएं। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नीतियाँ, दिशा निर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों को मजबूती मिलती है। उसके बाद है हमारा एक पहला पॉइंट जिसमें है गैर सरकारी संगठन, NGOs और स्वयंसेवी समूह। यह संस्थाएं प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह और युवा संगठन। ये स्थानीय स्तर पर राहत कार्य, सूचना प्रसार और आपातकालीन सहायता में सहयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा प्रशिक्षण एवं संचार तंत्र। समुदाय को मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार और बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनकी तैयारी बेहतर होती है।
अतः समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा बहुस्तरीय और सहभागी होता है, जो स्थानीय संसाधनों और ज्ञान का उपयोग करके आपदाओं के प्रभाव को कम करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है, ओडिशा महाचक्रवात तथा इस संदर्भ में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जो ओडिशा महाचक्रवात है वो भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी आपदाओं में से क्या था, एक था, जो कब हुआ था, 1999 में हुआ था। तो यह चक्रवात अत्यधिक तीव्र गति, जो लगभग 250 से 300 किलोमीटर पर आवर था, की हवाओं और भारी वर्षा के साथ आया, जिससे ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में व्यापक तबाही हुई। लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लोगों की मृत्यु हुई और घर, फसलें तथा बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। इस आपदा ने राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली की जो कमजोरियां हैं उनको उजागर किया। इस घटना के बाद ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA की स्थापना की गई, जिसने आपदा प्रबंधन को मजबूत और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसकी जो भूमिकाएं हैं वो यहाँ पे हैं, जिसमें से पहला है पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से चक्रवात की सटीक जानकारी समय पर लोगों तक पहुँचाई जाती है। दूसरा, चक्रवात शेल्टर का निर्माण किया गया। तटीय क्षेत्रों में सुरक्षित आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया, जहां लोग आपदा के समय शरण ले सकें। फिर सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदाओं के प्रति जागरूक और सक्षम बनाया गया। उसके बाद त्वरित अनुक्रिया और समन्वय, आपदा के समय विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, जिससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित हुए। और फिर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, अधिकारियों और स्वयंसेवकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। तो परिणाम स्वरूप बाद के चक्रवात तो जैसे फाइलिन या हुदहुद में ओडिशा ने बेहतर तैयारी और कम नुकसान के साथ सफल प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया। अतः ओडिशा महाचक्रवात ने भारी विनाश किया, वहीं OSDMA की स्थापना ने राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में एक मॉडल के रूप में स्थापित किया। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जिसमें हमारे पास कुछ विषय होंगे जिस पे हमें लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जिसमें से पहला है हमारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, वो कब किया गया था, 2005 में किया गया था। और किसके तहत, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री। NDMA का मुख्य कार्य आपदाओं के लिए नीतियाँ, दिशा निर्देश और योजनाएं बनाना है। यह विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियाँ तैयार करती है और राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। उसके बाद है NDMA आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, क्षमता निर्माण और जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देता है। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जो आपदा के समय बचाव और राहत कार्य करता है। NDMA देश में प्रभाव और समन्वित आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करता है। उसके बाद है हमारा अगला आपदा न्यूनीकरण दृष्टिकोण। अगला विषय हमारा क्या है, आपदा न्यूनीकरण दृष्टिकोण। तो इसका अर्थ ऐसे उपाय से है जिनका उद्देश्य आपदाओं के जोखिम और उसके दुष्प्रभावों को कम करना है। तो इस दृष्टिकोण का अर्थ कैसे है, ऐसे उपाय जिसका उद्देश्य आपदाओं के समय जोखिम और उसके दुष्प्रभाव को कम करना है। यह आपदा आने से पहले की जाने वाली योजना और तैयारी पर आधारित होता है।
इसमें संरचनात्मक उपाय जैसे भूकंप रोधी भवन, तटबंध और बांध निर्माण शामिल है, जबकि असंरचनात्मक उपायों में नीतियाँ, कानून, जागरूकता और प्रशिक्षण आते हैं। उसके बाद इसके साथ ही जोखिम आकलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण भी महत्वपूर्ण घटक है। यह दृष्टिकोण सतत विकास को बढ़ावा देता है और जनधन की हानि को कम करने में सहायक होता है। उसके बाद है हमारा अगला विषय। तो अगला विषय है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आपदाओं से निपटने की तैयारी की जाती है। इसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। इस योजना में जोखिम पहचान, संसाधनों का आकलन, प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम शामिल होते हैं। स्थानीय संस्थाएं, स्वयंसेवी समूह और पंचायतें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। CBDM योजना स्थानीय ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके प्रभावी समाधान प्रदान करती है और आपदा के प्रभाव को कम करने में अत्यंत सहायक होती है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है उत्तराखंड बाढ़ 2013। इसमें हम उत्तराखंड में आए बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे जो 2013 में आया था। उत्तराखंड बाढ़ 2013 भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। जून 2013 में, तो ये कब घटना हुआ था? जून 2013 में अत्यधिक वर्षा, बादल फटना और ग्लेशियर झील के फटने के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई। केदारनाथ क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां हजारों लोगों की मृत्यु हुई और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री फंस गए। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ा? केदारनाथ में पड़ा। इस आपदा का मुख्य कारण अनियंत्रित निर्माण, वनों की कटाई और खराब पर्यावरण प्रबंधन भी था। नदियों के किनारे अतिक्रमण और अवैज्ञानिक विकास ने नुकसान को बढ़ा दिया। सरकार, सेना और आपदा राहत बलों ने बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चलाया। इस घटना ने सतत विकास और प्रभावी आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को उजागर किया। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो समाप्त होता है और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।